अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड मिस्टेक्स जिनको आपको अवॉइड करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं। तो इन 7 में से एक मिस्टेक ऐसी है जिसे मैंने भी किया था और मुझे उसका नुकसान भी उठाना पड़ा था क्योंकि मुझे उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आपको बताने के लिए मैं हूँ। इसलिए ये 7 वो मिस्टेक्स या चॉइसेस या आदतें कह लो वो है जिन्हें आपको अवॉइड करना है अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 जो हमारी है वो है सेलिंग ऑन सिंगल मार्केटप्लेस। अब जितने भी नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर होते हैं, इवन के एस्टेब्लिश प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स भी ये गलती कॉमनली करते हैं कि वो सिर्फ एक ही मार्केटप्लेस पर सेल करते हैं और ये गलती ज्यादातर एटसी के सेलर्स करते हैं क्योंकि एटसी पे आपको क्विक सक्सेस काफी जल्दी मिल जाती है, ऑर्डर्स काफी जल्दी आने लग जाते हैं। लेकिन ये ऐसी गलती है जो क्विक सक्सेस के चक्कर में उन्हें अंधा बना देती है। वो ये चीज नहीं नोटिस करते कि एटसी आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड कर सकता है। एटसी का इवन के कोई भी मार्केटप्लेस आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड कर सकती है। अगर आप किसी मार्केटप्लेस पर सेल कर रहे हैं तो ये तलवार हमेशा ही आपके सर पे लटकेगी, तो चाहे वो अमेज़न हो, ईबे हो, एटसी हो, वॉलमार्ट हो, इवन के कोई भी प्लेटफॉर्म हो। एक छोटी सी मिस्टेक या इवन की एक नॉर्मल सी मिस्टेक भी आपके लिए सस्पेंशन का बाइस बन सकती है। तो काफी सारे जो नए सेलर होते हैं, इवन के एस्टेब्लिश सेलर्स होते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ एक ही मार्केटप्लेस पर सेल कर रहे होंगे, या तो वो अमेज़न पर सेल कर रहे होंगे, या वो एटसी पे सेल कर रहे होंगे, या वो ईबे पे सेल कर रहे होंगे, या वॉलमार्ट पे सेल कर रहे होंगे। वो ये चीज नहीं नोटिस करते, वो इस चीज को ध्यान नहीं देते कि अगर कल को उनका ये अकाउंट सस्पेंड हो गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे। उनकी सारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक ही मार्केटप्लेस है, अगर ये बंद हो गई या इन्होंने इनका अकाउंट बंद कर दिया तो इनका क्या होगा। खैर ये मार्केटप्लेस तो बंद नहीं होती, इनके अकाउंट ही सस्पेंड होते हैं। अगर ये अकाउंट सस्पेंड हो गया तो क्या होगा। यही वजह है कि आपको इस तरह की काफी सारी स्टोरीज देखने को मिलेगी कि एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है, किसी मार्केटप्लेस पर वो लोग सेल कर रहे होते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए माना कमा रहे होते हैं और अचानक से उनका अकाउंट सस्पेंड होता है। तो एक महीने आपने लाखों करोड़ों कमाए, अगले महीने आपने $0 कमाया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट इंसिस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक से ज्यादा मार्केटप्लेसेस पर सेल करें। कि मेरी हमेशा से ये पॉलिसी रही है और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा ऑनलाइन रियल एस्टेट्स आप घेर सके घेरे और जितनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस हो उन पर सेल करें। फिर चाहे अमेज़न, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट, जितनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस हो उन पर आप सेल करें। इवन कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शॉपिफाई पर भी सेल करेंगे और शॉपिफाई पर एक तरह से आपकी अपनी वेबसाइट होती है, आपकी अपनी पॉलिसीज होती है, तो सस्पेंशन की तलवार आपके सर पे नहीं होती। लेकिन वहाँ मार्केटिंग का काफी ज्यादा खर्चा होता है, तो इस वजह से मार्केट प्लेसेस का ये एडवांटेज होता है कि वहाँ पे आपको ट्रैफिक लाने की झंझट नहीं होती, ट्रैफिक पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, क्विक सेल्स आ जाती है, क्विक सक्सेस हो जाती है। लेकिन जब मार्केट प्लेसेस की बात आती है तो सस्पेंशन की तलवार हमेशा आपके सर पे होती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर सेल करें। अगर आप अमेज़न पर सिर्फ सेल करें तो ईबे, एटसी, वॉलमार्ट को भी साथ लेकर, सिर्फ आप एटसी पे कर रहे हैं तो अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट इन सबको साथ लेकर चले, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपके कहीं पे एक अकाउंट सस्पेंड होता है तो बाकी तरफ से आपको इतनी इनकम आ रही हो कि उस एक मार्केट प्लेस के अकाउंट को सस्पेंड होने पर आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। फर्क तो जाहिर सी बात है पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क ना पड़ेगा आप डायरेक्ट जीरो पर ही आ जाए। इस वजह से मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक से ज्यादा मार्केट प्लेसेस पर सेल करें ताकि हमेशा आप सेफ रहें। दूसरी मिस्टेक जो हमारी है वो है सेलिंग ऑन सिंगल कैटेगरी। पहली हमारी मिस्टेक थी सेलिंग ऑन सिंगल मार्केटप्लेस, दूसरी हमारी सिंगल कैटेगरी, जिसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड इवन के कोई भी बिजनेस मॉडल करें तो आपने मेक श्योर करना है कि आप वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो। या अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो लेट्स सपोज आप सिर्फ टी शर्ट ना सेल करें, साथ ही कॉफी मग भी सेल करें क्योंकि कॉफी मग की भी ज्यादा डिमांड है। कॉफी यूएसए में जो कॉमन ब्रेकफास्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ चाय पराठा कॉमन ब्रेकफास्ट होता है, वहाँ पे कॉफी कॉमन ब्रेकफास्ट होता है। तो कॉफी होगी तो कॉफी मग भी होगा, मग होगा तो हर कोई अपनी चीजों को पर्सनलाइज कस्टमाइज करना चाहता है, तो कॉफी मग्स की भी काफी ज्यादा डिमांड होती है। तो आपने सिर्फ एक टी शर्ट ट्रैप में नहीं फंसे रहना। वैसे अगर आप टी शर्ट ट्रैप के रिलेटेड मेरी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि टी शर्ट ट्रैप किस तरीके से आपके प्रिंट ऑन डिमांड को अंदर से खोखला करता जाता है, आपकी सक्सेस को रोकता जाता है और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स करते हैं कि जब भी आपके जहन में प्रिंट ऑन डिमांड आता है तो सबसे पहली चीज आपके जहन में टी शर्ट आती है, क्योंकि हर कोई टी शर्ट ही कर रहा होता है और टी शर्ट ऐसी चीजें हर कोई पहनेगा, कॉफी ऐसी चीजें हर कोई नहीं पिएगा, लेकिन टी शर्ट ऐसी कि हर कोई ही पहनेगा। इसलिए जो भी नया प्रिंट ऑन डिमांड सेलर आता है वो सबसे पहले टी शर्ट पर ही टारगेट करता है, टी शर्ट पर ही कूद पड़ता है और ये नहीं जानता कि टी शर्ट में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन ज्यादा है, एस्टेब्लिश सेलर्स ज्यादा है, एस्टेब्लिश लिस्टिंग ज्यादा है, जो पहले से ही मेजॉरिटी ऑर्डर्स लेकर जा रहे हैं, जो थोड़े से ऑर्डर्स बचते हैं उसके लिए आप कम्पीट करते हैं। यही वजह है कि मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि हमेशा एक से ज्यादा कैटेगरी में सेल किया करें। टी शर्ट, कॉफी मग, वाटर बॉटल, टम्बलर, हुडी, टैंक टॉप, ये वो कॉमन प्रोडक्ट है जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि इन पर आपको लाजमी सेल करना है। या फिर अगर इसके अलावा आप और भी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कैनवस सेल कर सकते हैं, आप फोन केसेस सेल कर सकते हैं। तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आपको सबको साथ लेकर चलना है, आपने सिर्फ एक कैटेगरी में सेल नहीं करना। अगर आप सिर्फ टी शर्ट्स को लेकर बैठ गए तो कॉफी मग, वाटर बॉटल, टम्बलर, हुडी, टैंक टॉप, इनसे जो आने वाले ऑर्डर्स होंगे उनसे आप ऑलरेडी महरूम होंगे, उनके लिए आपको
कॉम्पीट ही नहीं कर रहे। प्लस अगर आप अमेजन पर सेल करते हैं तो टी शर्ट में आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन अमेजन के साथ ही होता है, तो ये भी आपके लिए एक ड्रॉबैक होता है। यही वजह है कि मिस्टेक नंबर 2 जो कॉमन प्रिंट ऑन डिमांड सेलर करते हैं, जिसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है टी शर्ट सेलिंग। टी शर्ट सेलिंग के साथ साथ आपको और प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए और कैटेगरीज की भी तरफ भी जाना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सके। और यहाँ पर मैं फिर वही बात कहूंगा कि आपने इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रियल एस्टेट घेरना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कस्टमर्स को शो करा सके। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स, जितने ज्यादा डिजाइन आप कस्टमर्स को शो कराएंगे, उतने ज्यादा आपके ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ेंगे। तीसरी जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स है जो नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स करते हैं, वो है जल्दी गिव अप करना। अब प्रिंट ऑन डिमांड भी बाकी बिजनेस मॉडल्स की तरह एक बिजनेस ही है, और जैसे बाकी बिजनेस में आपको सब्र, टाइम और मेहनत चाहिए होती है, इसमें भी आपको यही चीजें चाहिए होती है। क्विक रिच वाली 21 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम ये नहीं है। अगर आप क्विक रिच के लिए इसमें आ रहे हैं तो मैं आपको पहले से ही डिस्क्लेमर दे दूं कि प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि क्विक रिच वाला काम किसी बिजनेस मॉडल में नहीं होता। ये बस कुछ अनोखे केसेस होते हैं जिसमें आपको क्विक सक्सेस मिल जाती है, बस अल्लाह की तरफ से देन है जिसको मिल जाती है, वरना क्विक सक्सेस नाम की चीज प्रिंट ऑन डिमांड में नहीं होती। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में आ रहे हैं तो ये चीज सोच कर आए कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है, ये ओवर द टाइम स्लोली डेवलप होता है। तो अगर आप ये चीज कर सकते हैं तो ही प्रिंट ऑन डिमांड में आए, वरना प्रिंट ऑन डिमांड में आने के बाद महीनों तक मेहनत करने के बाद गिव अप करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपनी करियर के, अपनी जिंदगी के वाइटल महीने गुजार चुके होंगे, जाया कर चुके होंगे। तो ये हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 3 जिसको नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स करते हैं कि वो प्रिंट ऑन डिमांड में आते ही जल्दी गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है ये क्विक रिच स्कीम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है, ये ओवर द टाइम डेवलप होता है, ओवर द टाइम सक्सीड करता है, और जब सक्सीड करता है तो वहां पर सस्टेन भी हो जाता है। इसके अलावा मिस्टेक नंबर 4 जो हमारी है वो है स्टॉप इनोवेटिंग। अब जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स होते हैं, जब आप इस इंडस्ट्री में, जिस इस बिजनेस मॉडल में इन होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती और आप क्विक सक्सेस चाह रहे होते हैं। इस वजह से आप जो बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं उनको कॉपी करते जाते हैं, उनके आइडियाज को, उनके डिजाइन को कॉपी करते जाते हैं। ये चीज शुरू में तो सही होती है, आप इसमें सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस में या इवन प्रिंट ऑन डिमांड में ग्रो करना है तो आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी, नई चीजें ट्राई करती रहनी पड़ेगी, तभी आप और ज्यादा सक्सेस हासिल कर पाएंगे। अगर आप किसी और के डिजाइन या आइडियाज कॉपी कर रहे हैं तो एक आप टाइम तक ये आप कॉपी कर सकेंगे, कितनी भी कॉपीज आप कर लें। जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम वो डिजाइन बनाया, जिस बंदे ने वो आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो फर्स्ट मूवर था और उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से वो सारी सेल, सारी क्रेडिबिलिटी, सारी रैंकिंग खुद ही ले जाएगा और आपके पास वही बचेगा जो बची कुची सेल्स होगी। तो आप कब तक जिंदगी में बची कुची सेल्स को लेकर चलते रहेंगे? कभी ना कभी तो आपको इनोवेशन लानी होगी, नई नई चीजें ट्राई करनी होंगी, ताकि आप अपने लिए नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सके, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो करा सके। तो अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखनी है, ग्रो करवानी है, तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, नई चीजें इनोवेट करनी होंगी, तभी जाके आप प्रिंट ऑन डिमांड में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो जब मैंने प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट किया था तो मैं यही करता था कि बाकी जो सेलर्स हैं, जिनके डिजाइन बेस्ट सेलर्स हैं, उनको लिया, उनकी आइडियाज कॉपी किया, अपने नए डिजाइन बनाए और अपलोड करके सेल करने लगा। लेकिन जब फिर मैंने ये चीज रियलाइज की कि मेरे कुछ डिजाइन काफी ज्यादा अच्छे सेल हो रहे हैं, तो मैंने उनको FBA करवाने शुरू कर दिया। और जब FBA में मुझे सक्सेस मिली और मुझे पता चला कि दोनों मॉडल्स जो मैं लेकर चल रहा हूँ ये दोनों अब सस्टेन हो चुके हैं, तो मैं और चीजों पे जाता गया। जैसे कि पहले मैं सिर्फ क्लॉथिंग करता था, कॉफी मग करता था, फिर मैंने टम्बलर्स, वाटर बॉटल, फोन केसेस, इनकी तरफ आया, इन चीजों को भी सेल करना शुरू किया। और जब इन चीजों को सबको मैंने मिला दिया, उसके बाद अब मैं शॉपिफाई की तरफ बढ़ चुका हूँ। शॉपिफाई पर सेल करना शुरू कर दिया मैंने, ताकि एक और प्लेटफॉर्म मेरी सोर्स ऑफ इनकम में ऐड हो जाए और एक और इनकम का जरिया बन जाए, और एक तरह से मैं अपनी पॉलिसीज पर सेल कर सकूं, मैं अपनी पॉलिसीज पर प्रॉफिट्स हासिल कर सकूं। क्योंकि अगर आप मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं तो मार्केट प्लेसेस पर कंपटीशन ज्यादा होता है, इस वजह से आपको अपनी प्राइस लो से लो रखनी पड़ती है, अपने प्रॉफिट लो से लो रखने पड़ते हैं। जबकि अगर आप अपनी वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं तो वेबसाइट पे एक तरह से आपका खुद का ब्रांड बन जाता है, और जब ब्रांड बन जाते हैं तो ब्रांड के आप जितने भी चार्ज करें कस्टमर उसके लिए पे करते हैं, क्योंकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपका ब्रांड परचेज कर रहा होता है। इसी वजह से मैं शॉपिफाई की तरफ आ चुका हूँ। जब मैं शॉपिफाई में सक्सेस हासिल कर लूंगा तो फिर मैं आगे और चीजों की तरफ बढ़ूंगा। तो इस तरीके से आपको इनोवेशन करती रहनी पड़ती है, तभी आप और ज्यादा ग्रो कर पाते हैं, और ज्यादा सक्सेस हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर आप एक ही चीज को लेकर बैठ जाएंगे तो आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम का ग्राफ है, वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इनोवेशन रोकनी नहीं है,
स्टार्ट के लिए आप बेशक किसी के आइडियाज डिजाइन कॉपी कर ले, प्रोडक्ट लिमिटेड रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कम से कम टाइम के अंदर अपलोड कर सकें। लेकिन जैसे ही आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिले, आपकी वो इनकम स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपने नई चीजों की तरफ बढ़ जाना है। क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड हो या इवन के कोई भी बिजनेस मॉडल हो, जब इनोवेशन रुक जाती है तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसके अलावा मिस्टेक नंबर 6 जो है, जो कॉमनली प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स करते हैं, कॉमनली तो नहीं कर सकते, ये चीज रेयरली होती है, लेकिन कुछ सेलर्स होते हैं जो कि ये मिस्टेक करते हैं और आपको इसको अवॉइड करनी है, वो है रुक जाना। ठीक, प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा, नए डिजाइन ऐड करते रहने पड़ेंगे, नए प्रोडक्ट्स ऐड करते रहने पड़ेंगे। जैसे ही आप नए डिजाइन, नए प्रोडक्ट्स ऐड करना बंद कर देते हैं तो जो आपके पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो सेल हो रहे थे उनकी सेल भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन में आने लग जाती है, क्योंकि एक निच एक वक्त तक ही रह सकती है, अनलेस वो एवरग्रीन निच। अगर एवरग्रीन निच भी होगी तो वो साल में कभी उठेगी, कभी बैठेगी, फिर उठ जाएगी, फिर बैठ जाएगी। इस तरीके से वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। अनप्रेडिक्टेबल होगी तो आपकी इनकम अनप्रेडिक्टेबल होगी। यही वजह है कि प्रिंट ऑन डिमांड में आपको टाइम टू टाइम नए नए डिजाइन अपलोड करते रहने पड़ेंगे। अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मेरे स्टोर पर 5000 डिजाइन अपलोडेड है और उसके अलावा भी मैं डेली बेसिस पर नए नए आइडियाज, नए नए डिजाइन निकालता जा रहा हूँ। मेरी टीम है डिजाइनर्स की जो उन डिजाइन को बनाती है, उन्हें अपलोड करती है। अपलोड के खैर अलग बंदे हैं, तो पूरी टीम है जो उनको बनाती है और अपलोड करती है। तो ये प्रोसेस पूरे महीना, पूरा साल चलता ही रहता है। पूरे साल मेरे स्टोर पर नए डिजाइन ऐड होते ही जाते हैं। क्योंकि कभी समटाइम्स होता है कि आपका एक ट्रेंड था, वो आया, वो चला गया, ठीक है, अब उसने दोबारा नहीं आना। कुछ ट्रेंड्स होते हैं जो दोबारा भी आ जाते हैं, ठीक है, कुछ एवरग्रीन्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल, ट्रेंड आने लगेगा, ट्रेंड उठ जाएगा और अचानक से वो डूब जाएगा, ठीक है, ट्रेंड खत्म होती, फिर दूसरा ट्रेंड आएगा, वो उठेगा, फिर डूब जाएगा। तो जो बीच में ये डूबने का टाइम आता है तो आपके पास इतने डिजाइन होने चाहिए, इतने आइडियाज होने चाहिए कि इसको आप डूबे नहीं, ये आप सस्टेन इसको रख सकें, ठीक है। यही वजह है कि मिस्टेक नंबर 6 जो प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स करते हैं, जिसको आपको अवॉइड करना है, वो है डिजाइनिंग रोक देना या फिर रुक जाना। आपने हमेशा इनोवेशन करनी है, नए डिजाइन अपलोड करने हैं, नए आइडियाज अपलोड करने हैं, नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, ताकि आपके स्टोर कभी भी पुराना ना हो, हमेशा नई नई चीजें उसमें ऐड होती जाए। इसके अलावा हमारी जो सबसे लास्ट और 7th मिस्टेक है वो है कांट डिलीवर ऑन प्रॉमिसेस। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी शिपिंग टाइम और कस्टमर के साथ प्रॉमिसेस वही करने जो कि आप फुलफिल कर सकते हैं, जो कि आप डिलीवर कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी शिपिंग टेम्पलेट सेट कर रहे हैं तो क्विक ऑर्डर्स के लिए, जल्दी ऑर्डर्स मिलने के लिए आपने कम शिपिंग टाइम नहीं रखना, कम डिलीवरी टाइम नहीं रखना। क्योंकि अगर आप ये चीज करेंगे तो जितनी भी मार्केट प्लेसेस होती हैं वो ये सारी चीजें नोट कर रही होती है। पहले तो कस्टमर को ही, अगर आपने 5 दिन का डिलीवरी टाइम ऑफर किया था और उस पर आप फुलफिल नहीं कर सके, और उसके बाद कस्टमर आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेगा, भाई मेरी डिलीवरी डेट गुजर गई लेकिन आइटम मुझ तक नहीं पहुंचा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप इस तरह के मार्केट प्लेसेस पर सेल कर रहे हो तो फिर ये चीजें वैसी ही काउंट होती है। अमेज़न पर आपके अकाउंट हेल्प पर आपका डिलीवरी टाइम भी अब काउंट होना शुरू हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप टाइम पे ऑर्डर्स डिलीवर नहीं करोगे तो वो चीज भी अब आपके अकाउंट हेल्थ को डैमेज किया करेगी। और लेट शिपिंग तो वैसे ही आपके अकाउंट हेल्थ को डैमेज करती है। इसके अलावा अगर आप अपने खुद की वेबसाइट जैसे कि शॉपिफाई पर सेल कर रहे हैं, वहां भी आप अपनी मर्जी का ही शिपिंग टाइम सेट कर सकते हैं। लेकिन वो चीज ये होती है कि शॉपिफाई पर जो सेलर सेल करते हैं वो अपनी ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू बना रहे थे। तो अगर आपका ब्रांड लेट ऑर्डर डिलीवर करने के नाम पर मशहूर हो जाए तो फिर वो ब्रांड क्या ही ब्रांड बन जाएगा। यही वजह है कि आपने इस तरह के प्रॉमिसेस कभी कस्टमर्स के साथ नहीं करने जिन्हें आप फुलफिल नहीं कर सकते, जिन पर आप डिलीवर नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 5 दिन के अंदर आइटम डिलीवर कर सकते तो आपने 5 to 8 बिजनेस डेज सेट करना है। अगर आप 3 दिन के अंदर डिलीवर कर सकते 3 to 5 डेज करना है, ताकि आपके पास एटलीस्ट इतना रूम हमेशा हो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से पहले ही वो चीज डिलीवर हो जाया करे। अभी 7 मिस्टेक ऐसी है कि अगर इसे आप मार्केट प्लेस पे अप्लाई करते हैं तो भी आपका बिजनेस हर्ट होता है। अगर आप इसको अपनी वेबसाइट, अपने ब्रांड पर अप्लाई करते हैं तो भी आपका बिजनेस हर्ट होता है। दोनों ही सिचुएशन में ये मिस्टेक ऐसी है जो कि आपको हर कंडीशन में हर्ट करेगी ही करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वो 7 मिस्टेक्स जिनको आपको अवॉइड करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को में ग्रोथ देखना चाहते हैं या उसे अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता हूं मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो या इस वीडियो के रिलेटेड या इवन मेरी पुरानी किसी वीडियो के रिलेटेड या इवन जो 7 मिस्टेक्स मैंने आपके साथ शेयर के रिलेटेड कोई सवाल आता है तो मुझसे ज़मानत@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब को एल्गोरिथम को लगे काम के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि जब इस सीरीज की इस तरह की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस एपिसोड में इतना ही, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। बेहूसमान, अल्लाह हाफिज़।